अध्याय 68। नेट 27। कामिनो काई। क्या आप कामिनो काई हैं? एरियल ने मिया से पूछा। मिया ने उत्तर देने से पहले एरियल की आंखों में देखने के लिए अपनी दाईं ओर मुड़ी। नहीं, लेकिन माँ है। आपकी माँ? हाँ, माँ वर्तमान में सभी अन्य कामिनो काई की नेता हैं। मिया ने अखाड़े में ओरियन पर अपना ध्यान वापस लाने से पहले ईमानदारी से उत्तर दिया। यह सुनकर एरियल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे आश्चर्य हुआ कि एक युवा योगिनी जैसे ओरियन में कामिनो काई की बेटी को बुलाने की क्षमता कैसे हो सकती है, और यह कोई भी कामिनो काई नहीं थी। ओरियन वास्तव में सबसे मजबूत की बेटी से अनुबंधित था। कामिनो काई उन लोगों को दी जाने वाली उपाधि थी जिन्हें आत्मा क्षेत्र के देवता के रूप में पहचाना जाता था। 20 से ज्यादा कामिनोकैस थे, जिनमें से हर एक आत्मा क्षेत्र में अलग अलग कुलों पर शासन करता था। आत्मिक क्षेत्र नश्वर क्षेत्र से 5 गुना बड़ा था, और यही वजह थी कि इसके देवता के रूप में 20 से ज्यादा व्यक्ति पहचाने जाते थे। अगर मिया की माँ आत्मा क्षेत्र में सबसे मजबूत कामिनोकै थी, तो एरियल को कोई संदेह नहीं था कि मिया की माँ निश्चित रूप से उसके कबीले की रानी होगी, और इससे मिया कित्स्यून कबीले की मौजूदा राजकुमारी बन जाएगी। न केवल एल्फ राजकुमार एक ऋण सम्राट था, बल्कि उसके पास कित्स्यून कबीले की राजकुमारी भी उसकी आत्मा संरक्षक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। यह युवा राजकुमार बहुत अद्भुत है, एरियल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, लेकिन एवलिन ने उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को सुना और कहने से पहले हंसी। उफुफुफु, उसकी एक अद्भुत माँ भी है। एवलिन के शब्दों को सुनकर एरियल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहने से पहले बस अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। ईर्ष्या? एवलिन ने अपना मुंह ढकते हुए हंसी। नहीं, मैं हूँ। महाराज, अगर तुम बच्चा चाहती हो, तो हम वापस राज्य में लौट सकते हैं और तुम्हारे लिए एक उपयुक्त साथी ढूंढ सकते हैं। रुचि नहीं है? लेकिन गंभीरता से करें, तुम क्यों चाहती हो कि मैं इतनी बुरी तरह से पति रखूं? क्या उस बूढ़ी मछली ने वादा किया था कि अगर मैं शादी करूंगी तो वह तुम्हें बहुत इनाम देगी? करेन ने एरियल से नजरें मिलाने से बचने के लिए अपनी आंखें फेरते हुए खुद से सीटी बजाना शुरू कर दिया। तुम क्रैकन की पीठ में छुरा घोंप रही हो। इस टूर्नामेंट के बाद तुम्हें और मुझे निश्चित रूप से बात करनी चाहिए। करेन के माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं और वह जोर से सांस लेने लगी, यह जानते हुए कि एरियल निश्चित रूप से टूर्नामेंट के बाद उससे बात नहीं करने वाला था। इस बीच एरियल ने अपनी नज़र वापस अखाड़े पर लौटा ली। उसकी नज़र राजकुमार की जय जयकार और प्रशंसा कर रहे दर्शकों पर पड़ी और उसने अचानक कुछ देखा। कोई भी स्नो एल्फ लड़ाई क्यों नहीं देख रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी भी नॉर्थलैंड्स में हैं, एवलिन ने जवाब दिया। नॉर्थलैंड्स एल्फ साम्राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र था। अतीत में कुछ हुआ था जिसमें स्नो एल्फ जाति शामिल थी, और एवलिन ने उन सभी को नॉर्थलैंड्स तक सीमित कर दिया था, इस आदेश के साथ कि नॉर्थलैंड की सीमाओं के बाहर पाए जाने पर किसी भी स्नो एल्फ को मार दिया जाना चाहिए। नॉर्थलैंड्स? एवलिन, क्या तुम अब भी उनके किए पर नाराज हो? हो सकता है, लेकिन उन्हें तुम्हारे जैसे लोगों को धोखा दिए हुए कई साल हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम उन्हें दूसरा मौका दो? @@novelbin @@। मैं सही समय आने पर फैसला करूंगी। अतीत में स्नो एल्फ ने बहुत से वन एल्फ, चंद्र एल्फ और डार्क एल्फ को पकड़ने के लिए एक निश्चित एल्फ जाति का साथ दिया था। पकड़े गए कल्पित बॉनों को डेमियन साल्वाटोर को सौंप दिया गया और उसने उन पर कई रूनिक प्रयोग किए।
उस समय एवलिन और एलेना बहुत छोटी थी, इसलिए इतने सारे कल्पित बॉनों को अपनी जान गंवाने से बचाने के लिए वे कुछ नहीं कर सकती थी। जब वे इतने मजबूत हो गए कि कुछ बदल सकें, तो एवलिन और एलेना ने डेमियन के आदमियों को राज्य से भगाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने उस कल्पित बौने को भगा दिया जो बर्फ के कल्पित बौनों का साथ दे रहा था। जहां तक बर्फ के कल्पित बौनों की बात है, एवलिन ने उन्हें उत्तरी भूमि में एकांत में रहने का आदेश दिया। उसने बर्फ के कल्पित बौनों को इसलिए नहीं भगाया क्योंकि रक्त कल्पित बौनों ने उन्हें धोखा दिया था, जबकि उन्हें एक साथ काम करना चाहिए था, और तब से बर्फ के कल्पित बौने उत्तरी भूमि में ही रह गए हैं। वैसे तुम्हारी माँ के बारे में क्या वह अभी तक वापस आई है? नहीं, वह वापस नहीं आई है। एवलिन और एलेना की माँ एक कल्पित बौने की तलाश में राज्य छोड़कर चली गई थी। वह वर्तमान में उस योगिनी की तलाश में दुनिया भर में घूम रही है, और उसने अपने पोते ओरियन को न तो देखा है और न ही उसके बारे में सुना है। हालांकि एवलिन और एलेना को उम्मीद थी कि एक दिन वह ओरियन को देखने के लिए राज्य में वापस आएगी। उन्हें विश्वास था कि ओरियन अपनी दादी को उतना ही पसंद करेगा जितना वे उसकी परवाह करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई अलग अलग चीजों पर विचार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद एवलिन ने एरियल से बात की। ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि तुम यहाँ आने से पहले क्लियो से मिलने क्यों नहीं गई। क्लियो वर्तमान में मृतकों की रानी थी, और फैंटम महारानी की तरह क्लियो भी एवलिन और एरियल दोनों की बहुत करीबी दोस्त थी। मैंने किया, लेकिन उस कुतिया ने कहा कि वह अभी व्यस्त है और मेरे साथ यहाँ नहीं आ सकती। हालांकि मैंने स्पूकी से कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। स्पूकी? हाँ, अब से मैं उसे यही पुकारूंगा क्योंकि वह मुझे डराती है। समझना कि क्या है? ईल कह रहा था। एवलिन ने खुद से ही हंसी उड़ाई। उसे यह देखकर बहुत मजा आया कि एरियल ने फैंटम एम्प्रेस को स्पूकी कहा। उफुफू, स्पूकी का एक नाम है, तुम जानते हो। कौन परवाह करता है? यह अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि वह मुझे खौफनाक बनाती है। वैसे भी तुम्हें अपने बेटे पर बहुत ध्यान से नजर रखने की जरूरत है। ब्लड एल्स अतीत में तुमने उनके साथ जो किया, उसका बदला लेने के लिए उसके पास आ सकते हैं। अगर वे आते हैं तो हम उनके लिए तैयार रहेंगे, एलेना ने एवलिन के कहने से पहले ही जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार मेरे साथ सुरक्षित रहेगा? अच्छा प्रयास, एरियल, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास है। मैं खुद उसकी रक्षा करूंगी। TSK बहुत करीब, एरियल ने अपनी जीभ चटकाई और एवलिन एक बार फिर से हंसी। वयस्क टूर्नामेंट खंड की अंतिम लड़ाई देखने से पहले सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, और मैदान में मौजूद हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि कल की लड़ाई में कौन जीतेगा, जब जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट के शीर्ष 3 प्रतिभागी वयस्क खंड के शीर्ष 3 प्रतिभागियों के खिलाफ खेलेंगे।